हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे यार कि जिन बच्चों को भी मई का अटेम्प्ट देना है सीए फाउंडेशन का, जिनको भी मई का अटेम्प्ट देना है आप सभी को, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है दिमाग में कि मई का अटेम्प्ट देना है सितंबर का अटेम्प्ट देना है। तो देखो, मई का अटेम्प्ट अगर दोगे तब देना जब आपके 11-12 के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपके 11-12 की कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप मई के अटेम्प्ट के लिए जाइए। लेकिन अगर आपके 11-12 की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 5 से 6 महीने बहुत होते हैं सितंबर के अटेम्प्ट के लिए। ये तो हो गया एक कॉमन सी बात, कौन सा अटेम्प्ट है। लेकिन अगर हमारा जो बेसिकली आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि वीडियो थी किस लिए, वीडियो थी हमारी मई के अटेम्प्ट के लिए, कि जिन बच्चों को मई के अटेम्प्ट देना है उनके लिए क्या किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब आपके हाथ में केवल और केवल आपके हाथ में बचे हैं 40 से 50 दिन। जब आपके हाथ में केवल और केवल 40 से 50 दिन बचे हैं और है कुछ भी नहीं करने को, तो कैसे करोगे। मैं इस समय बताऊं आपको, 12 के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। जिन बच्चों के 12 के एग्जाम चल रहे हैं वो उनके दिमाग में ही होगा ये कंफ्यूजन। तो उन बच्चों का क्या, अब 26 मार्च को पेपर खत्म होगा, कुछ बच्चों का 29 मार्च को भी है पेपर। तो अब उसके बाद में हम लोग कैसे करते हैं तैयारी अपनी, देखते हैं वीडियो में। आप लोगों को सबको पता है यार कि 200 मार्क्स हमको लाने हैं 400 में से। एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए पास होने के लिए, एटलीस्ट 50%। और उसके बाद में आपको कम से कम 40 नंबर तो हर सब्जेक्ट में लाने हैं। इसका मतलब मान के चलो किसी सब्जेक्ट में 60-70 नंबर भी लाने पड़ेंगे जब जाके आपका 200 बैठेगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। पहला सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में आपके 2 मॉड्यूल हैं। जो भी आपके 2 मॉड्यूल हैं उनमें दूसरा मॉड्यूल आपको इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अगर आपने 12th पढ़ रखी है तो 12th में आपने पढ़ाई करी थी, एडमिस पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था आपने, आपने कंपनी के शेयर्स के फॉर फीचर रीइशू की एंट्री सीखी थी। तो बताओ इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? नहीं थी कुछ भी। हमारे दिमाग में 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए गए हैं, जाएंगे मतलब, तो भाई वो उनका लास्ट पेपर अकाउंटेंसी का होगा, तो और कौन सब अच्छे से दिमाग में क्लियर होंगे। हाँ, तो करना किस तरीके से है देखो, अगर आप लोग चालू करते हो 27 मार्च से, 27 मार्च से लोग चालू करेंगे, उनको 10 अप्रैल तक हमें दूसरा मॉड्यूल खत्म करना है। या जो लोग 30 मार्च से चालू करेंगे, क्योंकि एक दिन का तो आप पेपर दे के आओगे तो गैप, आप उस दिन फ्री तो रहोगे, उस दिन यार एंजॉय करना अपना, एटलीस्ट 12th तो खत्म। ठीक है, तो अब उसके बाद में 10 अप्रैल को आपको पढ़ना, भाई 10 अप्रैल तक अपना दूसरा मॉड्यूल आप लोग भी खत्म करो। पहला मॉड्यूल के लिए आप लोग तारीख रखना है 30 अप्रैल तक। अब 30 अप्रैल तक तारीख क्यों रखनी है? क्योंकि अगर हो सकता है 5 दिन और आपके एक्सटेंड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि इतना अगर आप सिलेबस लेके चल रहे हो, 2 मॉड्यूल है, अच्छा खासा है 2 मॉड्यूल। लेकिन हम अगर 20 दिन लेके चल रहे हैं, 25 दिन खिंचे जाएंगे, 25 दिन एक्सटेंड हो रही है, मतलब 5 दिन और आगे लेके जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 5 मई तक अगर आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। हाँ, मेरे को डेली करना है। अब करना है तो एक टाइमिंग होगी, क्या टाइमिंग आपको देनी है? टाइमिंग मैं आपको सबकी लास्ट में बताऊंगा वीडियो की। उसके बाद में आपका आता है लॉ का पेपर। मैंने आपको, देखो, लॉ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। लॉ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और हम लोग को कुछ नहीं पता लॉ में क्या है। बस हमारा ये है कि हाँ कुछ एक्ट है उसमें, लॉ के अंदर हो सकता है एक एक या 2 एक्ट हमने पहले पढ़ रखे हो। तो जब हम एक्ट की तरफ जाएंगे तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपका समय मांगेगा, क्योंकि आप लोगों को क्या है, आप लोग जब उसको पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। एक अकाउंटेंसी में एक चीज है, लास्ट में और बताऊंगा, कि अब देखो लॉ में क्या, आप उसको पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन है, तो पढ़ने में चाहिए टाइम, तो आपको समय तो चाहिए दिन के लिए, 3 घंटे में मानता हूँ आपको देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आपके भैया अगर फिर हम लोगों ने पढ़ा और हमारे दिमाग से उतर गया, स्लिप हो गया, नोट्स हमारे पास है नहीं, तो देखो, हाँ मैं नोट्स आप बनाना मत बिल्कुल भी। मैं आपसे पहले कहूँगा आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप हैंड राइटन नोट्स बनाओगे अपनी, तो ये क्या टाइम की वेस्टेज ही है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा आपको। ठीक है, और मैं मानता हूँ 10 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता, दिन में बहुत होते हैं 10 घंटे। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना मत ही, आप क्या करना, जो भी आप पढ़ रहे हो किताब का, जो भी आपका पेज है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या होता है ये, तो अगर ये जो भी होता है ऊपर, आप क्या है, ऊपर पेंसिल से लिख लो, या उस चीज को अंडरलाइन कर लो वहां पे, या उसको सर्कल कर लो। तो ये क्या, आपको पता है मुझे जब भी मैं रिवाइज करूंगा मेरे को इतनी पढ़ना, उसके अलावा फालतू में किताब में तो बहुत चीजें दी रखी होती हैं, तो हमें सारी चीजों की तरह मूव ऑन नहीं करना है। अच्छा, लेकिन हाँ,
अब ये बात है कि रिवीजन का कैसे करना है। तो देखो रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बहुत बढ़िया। आपने जो भी पढ़ा एक आप लोग डिसाइड कर लो, मुझे ये 4 पेज पढ़ने हैं। 4 पेज मैं मिनिमम बता रहा हूँ, देखो मिनिमम नहीं है, मतलब मुझे ये है कि आप लोग एक नॉर्मल बताया मैंने, अगर मुझे जैसे कि 4 पेज पढ़ने हैं तो वो 4 पेज का क्या मैंने पढ़े, अगले दिन मैं उन 4 पेज का क्या करूंगा, रिवीजन। अगले दिन मैं उन 4 पेज का करूंगा रिवीजन। मुझे वो 4 पेज पहले रिवीजन करूंगा, फिर मैं अपनी लॉ पढ़ने फिर बैठूंगा। तो इस तरीके से आप करना, डेली रिवाइज करना है। जो आप पढ़े एक दिन पहले, अगले दिन पहले उसका रिवीजन, उसके बाद में फिर आप नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करना। इस तरीके से हमें लॉ करनी है। अब आप क्या लास्ट तक जब से करते जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, मैंने इसका रिवीजन पहले करा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसका रिवीजन करा था। मैं आपको क्यों 30 अप्रैल कह रहा हूँ, अगर आपके हाथ में 10 दिन बचते हैं यार, बहुत बड़ी बात रह जाएगी ये कि अगर हम लोग के हाथ में 10 दिन बचा लिया हमने सिलेबस करने के बाद में। हाँ होगा, स्लिप होगा दिमाग से, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में एक बार क्या कॉन्सेप्ट नहीं आया आपके दिमाग में, बता दो मुझे नहीं आया। एक बार जब आप कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हो चीज को, तो आप फिर अब रिवीजन करोगे। रिवीजन करोगे तो क्या टाइम लेगा वो रिवीजन, रिवीजन टाइम लेगा क्या, रिवीजन टाइम नहीं लेता। अगर आपके दिमाग में है मैं एक बार पहले पढ़ता था फिर अगले रिवीजन, फिर पढ़ता था फिर रिवीजन, तो क्या है एक बार आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर पूरा। और आखिरी की 10 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बता दूंगा। लेकिन अब लॉ हो गया, लॉ के बाद में कहाँ आगे मैंने कहा था अकाउंटेंसी में। तो देखो अकाउंटेंसी में मैं पहले ही आपको बता दूं, आपके जो भी हो एक एक क्वेश्चन तो कोई नहीं लगाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पलों को देखना, एक दो क्वेश्चन वो लगाना जिनको आपको लगता हो कि रिक्वायरमेंट है, जिनको आपको लगता हो बहुत टफ है, उसका पॉइंट हो सकता है मुझे कंफ्यूज करे पेपर में, उसको सर्कल कर लेना, तुरंत लगाना, फिर बाद में आगे रिवीजन के टाइम पे लगाना उस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से ही आपको अपनी अकाउंटेंसी करनी है। वो अगर आप लोग दे सको एक वो ये जो करना है ना, पहले एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। आप जितने भी घंटे अकाउंट पढ़ो मैं आपको टाइम बता दूंगा, उसके अंदर आपको 1 घंटा अपना न्यूमेरिकल के लिए अकाउंटेंसी को देना पड़ेगा। ये हो गया आपका अकाउंटेंसी का। अब आप आगे जाओगे, लॉ हो गया, लॉ के बाद में आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ का पेपर। तो मैथ का पेपर, मैथ में आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, मैथ आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। और जो 3 पार्ट है उसमें 20 नंबर की आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग तो यार जब आप ये बताओ, एक बच्चा 11th-12th के कॉन्सेप्ट अगर है उसके दिमाग में, इसका मतलब उसका माइंड तो शार्प होगा, उसका माइंड तो शार्प होगा, थोड़ा बहुत तो उसको आता होगा। तो लॉजिकल रीजनिंग वो कर सकता है, लॉजिकल रीजनिंग वो कर सकता है। और फिर आप क्या, अगर एक इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी दी कि यार मैथ आप, भाई जब मैथ अगर मेरे पे है ही नहीं, कॉमर्स में मैंने 11th-12th मैथ ही नहीं पढ़ी, मुझे पता ही नहीं होता क्या मैथ में, तो मुझे कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप लोग पहले लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को खत्म करो। क्या है कि 20 नंबर 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का मैंने खत्म कर दिया लॉजिकल रीजनिंग, 20 नंबर का गया। 20 नंबर का कब करना है, जिनका 26 मार्च को पेपर खत्म है वो लोग 27 मार्च से लेके 31 मार्च तक, 31 तारीख तक का समय है आपके पास में, 31 मार्च तक वो लोग अपना लॉजिकल रीजनिंग करो, लॉजिकल रीजनिंग अपना करो खत्म। उसके बाद में आप लोग लॉजिकल रीजनिंग कर दिया, 5 दिन लगे आपको, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन में लॉजिकल रीजनिंग यानी पार्ट भी खत्म, 20 नंबर अपने 5 दिन में खत्म कर दिए। और एक एक क्वेश्चन लगाना, उसका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक एक आपको क्वेश्चन लगा लेना, मैथ में आपको पता है। उसके बाद में अब आएगा स्टेटिस्टिक वाला पार्ट, अब आएगा आपका एक पार्ट आएगा स्टेटिस्टिक वाला, एक पार्ट आएगा आपका पार्ट ए आएगा, एक स्टेटिस्टिक वाला आएगा। तो आपको नॉर्मल जो आपका पार्ट ए है वो आपका टफ है, मैं मानता हूँ उसमें टफ है थोड़ा, लेकिन जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मैथ मैथ नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ 10th की मैथ है, उसके अलावा में स्टेटिस्टिक तो पता ही है। और स्टेटिस्टिक हमने कहाँ पे पढ़ी थी, हमारी 11th की इकोनॉमिक्स में भी। तो जिस बच्चों को वो क्लियर है कि स्टेटिस्टिक में क्या है बेसिकली, तो उनका क्या फ्रीक्वेंसी पता होगा, प्रेजेंटेशन पता होंगी, उनके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। आप एरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें स्टेटिस्टिक वाला पार्ट है। तो आपको ये कितना दिन लगेंगे, आपको इसमें केवल और केवल दिन लगेंगे 10 दिन। एक बात मेरे दिमाग में रखना, जो भी करने बैठो बस दिमाग में रखना, आप पहले ही उसको चार्ट बना लो, पहले एक चार्ट बना लो कि मुझे अगर 10 दिन है, मेरे को 10 दिन में करना है, तो ये वाला टॉपिक मुझे इस दिन में, ये वाला टॉपिक इतना खत्म, अब नेक्स्ट डे इतना,
तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, पांचवें दिन इतना। तो आपको क्या पता है, हर दिन में इतना करूंगा, 10 दिन में ये चीज हो जाएगी, 10 दिन में। लेकिन 10 दिन के अंदर डिवाइड करना है उस पार्ट को पूरे को। तो 10 दिन में आप वो करोगे, फिर आपको 20 दिन, 20 दिन, 20 दिन देना है पार्ट ए के लिए। मान के चलो 20 दिन दोगे, हो सकता है नहीं खिंचे मैथ, या हो सकता है खिंच भी जाए। तो अगर आपकी 5 दिन और एक्स्ट्रा जा रही है 5 मई तक, मैंने कहा 5 मई तक आपके लिए पूरा पूरा समय है, आप लोग दो 5 मई तक का समय अपना, और एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व करो। मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल के अलावा आपकी कहीं पर भी मत जाओ भाई। सीबीएसई का वो आईसीएसई का जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, उसके बाहर बिल्कुल मत जाओ, उसके बाहर बिल्कुल भी मत जाओ, उसी को फॉलो करो। उसमें मैथ के वाला आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। फिर रिवीजन वाला मैं टिप्स आपको बता दूंगा। उसके बाद में आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 11th-12th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत मैंने आपका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में 70 to 80% 11th-12th है। तो जिसकी 11th-12th है क्लियर, कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में, आप लोग पहले उन कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होइए जो आपको आते हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं। उसके बाद में आप लोग एमसीक्यू की तरफ जाइए, उस चैप्टर को करिए, उस चैप्टर की एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाने के बाद में फिर वही चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मत लगाइए, भले चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने में आपको सर्च करने पड़ेंगे बार बार, तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। और जब आप उन चैप्टर से हो लें, जो चैप्टर आपको पहले से आते थे, उन चैप्टर में कितना दिन लगेगा, जैसे 10 दिन, क्योंकि नया सिलेबस कम है इकोनॉमिक्स में। तो जो पुराना सिलेबस है आप लोग उसको पढ़िए, जो नया सिलेबस है फिर उसको पढ़िए अपने 20 दिन में। 20 दिन 30 अप्रैल तक हमको पूरा सिलेबस इस तरीके से खत्म करना है। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग सुन लो एक बार। आप लोग बिजनेस लॉ, इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 hours यू हैव टू गिव, नॉट मिनिमम, आई फील लाइक इट इज मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम 3 घंटे अपने दिन के दे दीजिए। कौन सा समय देंगे, जो भी समय सबका अपने अनुसार है, जो भी आप लोगों को लगे यार ये समय मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है, मैं पढ़ लूंगा, मेरे दिमाग में आ जाएगी थ्योरी, वो समय आपको देना है। वो टाइम आपका, उतने घंटे आपको देने हैं किसके लिए, अपने लॉ के लिए। मैथ के लिए, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, आपका जो भी प्रेफरेंस हो, लेकिन आप मैथ के लिए 2 घंटे दीजिए। मैथ के लिए दिन में 2 या 2.5 घंटे, 2 घंटे इकोनॉमिक्स के लिए, कितने हो गए 3 और 2, 5 घंटे लॉ और इकोनॉमिक्स के मिला के। अब बच्चे क्या, हमें 10 घंटे से ज्यादा दिन में पढ़ना नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, मजे लेके पढ़ो, ठीक है। स्ट्रेस लेना मत ही, दिमाग पर बिल्कुल भी आराम से होगा, क्लियर होगा। आप एक अभी रिवीजन वाली टिप्स बता दूंगा आपको। तो 2 घंटे ये, उसके बाद में आपके 5 घंटे बचते हैं दिन के स्टडी टाइम टेबल में। 2.5 घंटा अकाउंटेंसी इनफ, 2.5 घंटा इनफ है अकाउंटेंसी के लिए। कॉन्सेप्ट करो, सवाल करो, कॉन्सेप्ट करो, सवाल करो, खत्म बात। अकाउंटेंसी 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मैथ के लिए, एंड 10 घंटे आपका इनफ है, ठीक है। अब बताओ मुझे यार, 10 घंटे में अगर हम कर पाते हैं 30 अप्रैल तक सिलेबस, तो 30 अप्रैल के बाद में और क्या, आप 5 मई ले लो। 5 मई के बाद में अब आओगे यार कि सर पीवाईक्यू अगर लगाने हो तो, अब भाई तो पीवाईक्यू वाली दिक्कत तो है। पीवाईक्यू कैसे करने हैं, तो देखो पीवाईक्यू करना, पीवाईक्यू में एक पेपर, जैसे 2 पेपर, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना, कॉन्सेप्ट देखना क्या क्या है उसमें, क्वेश्चन का एनालिसिस करना, क्वेश्चन किस तरीके के हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, किन में से पूछा जा रहा है अधिकतम। फिर अब क्या रिवीजन के टाइम पे आओगे तो आपके दिमाग में एक बार क्लैरिटी होगी, हाँ ये टॉपिक था, पूछा गया था, अब इससे हमें देखना है। अब मैं क्या, अब 5 मई तो क्या हर सब्जेक्ट में तो 5 मई तक नहीं खींचोगे, कोशिश करना 30 अप्रैल तक जो भी सिलेबस के वो पहले थ्योरेटिकली बिल्कुल एक जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़े जा रहे हैं, हाँ पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बेहतर है, अभी कुछ ना कुछ तो आएगा दिमाग में। फिर जो और क्या इंपॉर्टेंट लाइनों को मार्क करते जाओ। रिवीजन का टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है, पीक टाइम होता है उस समय। अब जो दिमाग कैसा चलता है रिवीजन के टाइम पे यार, रिवीजन के टाइम पे चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं। तो ये कर लोगे, ये करने के बाद में अपना अब जो भी बचा आपका, क्या बचेगा, पीवाईक्यू वाला पार्ट। तो पीवाईक्यू क्या है, अब 5 मई तक आप देख लो पीवाईक्यू जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट आप देख लो पीवाईक्यू। उस समय क्या, फिर ये टाइम है, आप इस समय पे हो सकता है आप ज्यादा समय दोगे स्टडी को अपना 1 मई से। तो पीवाईक्यू वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन का एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर लो कहीं पे। फिर रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन में मैंने आपको बताया, अपने पेजेस पे आप लोग
अंडरलाइन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर लो। तो रिवीजन में क्या हमको फालतू चीजें पढ़नी नहीं है, बुक से गो थ्रू होंगे हम एक बार, लेकिन कैसे गो थ्रू होंगे इंपॉर्टेंट एक बार हाँ दिमाग पर, अच्छा मैंने नीचे पढ़ी थी, हाँ ठीक है आ गया मुझे। इस तरीके से आपका क्लियर होगा और बिल्कुल क्लियर होगा, दिमाग में रखना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपनी, ठीक है। इस तरीके से हो पाएगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी आपको और आगे टिप्स चाहिए तो उसके लिए आपके वीडियो डालता रहूंगा मैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।